ओहे नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प खानस्टिया और स्वागत करता हूं आप सबका इस नए सेशन में ऑन सीए इंटरमीडिएट मटेरियल कॉस्टिंग। सो क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार है? लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो कल अपन लोग ने काफी इंटरेस्टिंग चीजें सीखी थी, काफी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, जो आपको अब लग रहा है कि हाँ यार, काश मैं भी फैक्ट्री में जाऊं और देखूं कि कैसे एक्चुअली प्रोडक्शन होता है, कितना वो लोग मटेरियल मंगवाते हैं, क्या वो लोग ईओक्यू यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितना उनका कैरिंग कॉस्ट है, कितना उनका ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एंड पता करूं, है कि नहीं। तो ये एक एक्साइटमेंट जो आप लोग में पनप रहा है, जो एक आप लोग में बन रहा है, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। एंड जैसे जैसे ये एक्साइटमेंट एक अच्छे लेवल पे आएगा, ट्रस्ट मी, ये सब सॉल्व करने में भी मजा आएगा। तो कल अपन लोग ने कहानी कुछ स्टार्ट की थी स्टॉक ऑडिट से। तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि स्टॉक ऑडिट होता है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को करना पड़ता है, यूजुअली ईयर एंड पे वो स्टॉक ऑडिट करता है। वहां से एक अपन लोग ने छोटा सा बेस पकड़ा था एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि स्टॉक ऑडिट के लिए मैं खुद पर्सनली भी गया हुआ हूं, तो देखा है मैंने कि आप लोग भी जाओगे, आई एम श्योर, कि कैसे फिनिश गुड्स है या रॉ मटेरियल है, तो उनका स्टॉक का काउंटिंग होता है कि भाई आपने जो बुक्स में बताया और आपका एक्चुअल जो है क्या वो मैच हो रहा है या नहीं। सो बिकॉज स्टॉक इज समथिंग जहां पे सबसे ज्यादा मैनिपुलेशंस हो सकता है। एनीवेज, देन वी मूव्ड ऑन एंड अपन लोग ने एनालिसिस देखा है, अपने को रियलाइज हुआ कि यार ये गारंटीड 10 मार्क के लिए तो आना ही जाना है, 10 मार्क के लिए तो आना ही जाना है। और उसमें भी अगर तुम ट्रेंड नोट करते हो, जो आई एम श्योर आप लोग करते ही होगे, आप लोग ने किया ही होगा। Where's my pen? जो आप लोग करते ही होगे, आप लोग ने किया ही होगा, द ट्रेंड इज सच दैट क्वेश्चन नंबर 1A एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहा है। सो 6 यूजुअली जो क्वेश्चन है दैट इज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मेरा हाँ ये रहा। सो 6 क्वेश्चन जो है वो यूजुअली थ्योरी ओरिएंटेड होता है। सो अगर आप लोग देखते हो तो देखो, इधर क्वेश्चन नंबर 1 है एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, ये इसका ट्रेंड है, फर्स्ट एंड लास्ट। बट कुछ भी कर सकता है इंस्टीट्यूट, क्वेश्चन नंबर 5 में भी पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी पूछा है। इट कैन आस्क यू इन एनी लेवल। अपने को सब तरह से, हर तरह से प्रिपेयर्ड रहना है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। सो ये अपन लोग ने एक सेकेंड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिया था मटेरियल कॉस्टिंग का। फिर कहानी को आगे बढ़ाया और मैंने तुमको बताया कि एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के थ्रू गवर्न होता है तुम्हारा मटेरियल कॉस्टिंग का जो चैप्टर है। एंड यहां पे अपन लोग मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, एक होता है फिनिश गुड्स, एक होता है फिनिश गुड और दूसरा होता है मटेरियल। तो यहां पे समझ रहे हो? सो यहां पे मटेरियल के ऊपर फोकस है। सो एज आई सेड, एक फिनिश गुड होता है, जैसे कि अपना चेयर फिनिश गुड है। क्या अपना फोकस इस चैप्टर में चेयर के लिए? नहीं, अपना फोकस किसके ऊपर है? चेयर किससे बना है? चेयर वुड से बना है, जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर है। मोबाइल, क्या अपना फोकस मोबाइल पे है? नहीं, मोबाइल किससे बना है? विच इज सो मेनी रॉ मटीरियल, स्क्रीन है, कैमरा है, टच पैड है, मदरबोर्ड है, आईसी है, वो सबसे बना है, उसके ऊपर अपना फोकस है। ये पेन के ऊपर फोकस है क्या? नहीं, पेन किससे बना है? रॉ मटेरियल से, जैसे प्लास्टिक, निब, वो सब, उसके ऊपर अपना फोकस है। सो वो अपन लोग ने यहां पे फिर समझने की कोशिश की थी। देन अपन ने बोला कि भाई मटेरियल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल से जो मेरा मतलब है वो है कि भाई एकदम प्रॉपर, अगर मेरे को उसका एक अंडरस्टैंडिंग लेना है तो आइडेंटिफाइबल इन द प्रोडक्ट। सो प्लास्टिक इन दिस पेन इज आइडेंटिफाइबल। दूसरा, कन्वीनियंटली मेजर्ड, क्या मैं मेजर कर सकता हूं? यस, कि भाई एक पेन के लिए कितना प्लास्टिक यूज हुआ होगा, तो उतना मेरा मेजरमेंट हो गया कि एक पेन के लिए एक प्लास्टिक, 2 पेन के लिए 2 प्लास्टिक, मेजरेबल है। एंड डायरेक्टली चार्ज्ड टू द प्रोडक्ट, सो चार्ज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। सो दैट इज वेयर we realize that direct material is a significant cost, direct material as such is a significant thing, and वो जो direct material है वो directly attributable to the product होता है, identifiable, conveniently measurable and directly chargeable to the product। क्या बोला? identify, learn वन नहीं करना है, just एक idea लेना है। आइडेंटिफाइबल, तो मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, चेयर में वुड को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, मोबाइल में कैमरा को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। समझे गुरु? सो
आइडेंटिफाइबल, कन्वीनियंटली मेजर्ड एंड डायरेक्टली चार्जेबल टू द प्रोडक्ट। तो एक पेन बनेगा तो एक कैमरा आएगा, एक मोबाइल बनेगा तो 10 कैमरा आएगा, एक मोबाइल बनेगा तो एक कैमरा आएगा, 10 मोबाइल बनेगा तो 10 कैमरा आएगा। समझी गुरु? सो दैट वाज इट। देन इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो दैट वेयर इन मटीरियल इज यूज्ड बट नॉट डायरेक्टली चार्जेबल टू द प्रोडक्ट। हो सकता है मेरा एक मशीन है, मशीन के लिए कुछ टूल्स यूज हुए होंगे, कुछ स्पेयर पार्ट्स यूज हुए होंगे, कुछ लुब्रिकेंट ऑयल और वो सब चीज यूज हुई होगी। सो यहां पे भाई वो एक प्रोडक्ट के लिए नहीं, वो तो और भी बतेरे प्रोडक्ट्स बने होंगे उस मशीन से। और भी प्रोडक्ट्स के लिए यूज हुआ होगा, तो डायरेक्टली चार्जेबल नहीं है वो प्रोडक्ट के लिए, बट हाँ प्रोडक्ट में यूज हुआ है, प्रोडक्ट के लिए उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट है। दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटीरियल। समझी गुरु? वैसा फिर क्यों इंपॉर्टेंट है ये मटीरियल कॉस्ट को समझना? बिकॉज इट हैज more than 40 to 60% of the total cost is occupied by material, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। कोई भी प्रोडक्ट देख लो अपने इर्द गिर्द, अगर मैं ये शर्ट की बात करूं तो ये शर्ट का जो मेजर कॉस्ट है वो मटेरियल रिलेटेड है, क्लॉथ उसका ये बटन, वो सब चीज। अगर मैं ये घड़ी की बात करूं तो घड़ी में मटेरियल रिलेटेड मेजर कॉस्ट है। कार की बात करूं तो कार में मटेरियल रिलेटेड मेजर कॉस्ट होता है। तो जब अपने को पता है कि इतना सिग्निफिकेंट पोर्शन है कॉस्ट का, देन इन दैट केस क्यों ना उसको एकदम सही तरीके से समझा जाए। एंड दैट इज वेयर वी कम टू दिस चैप्टर। तो अपने को देखना है कि भाई कितना परचेस करना है, परचेस करने के बाद किधर स्टोर करना है, स्टोर करने के बाद कैसे यूज करना है, सब सही है कि नहीं। तो वो सब चीज अपने को इस चैप्टर में सीखने को मिलेगी। एंड दैट बेसिकली इज मटीरियल कंट्रोल। सो एलिमेंट्स ऑफ मटीरियल कंट्रोल, जैसा मैंने बाद में बताया कि परचेजिंग है, रिसीविंग, आप इंस्पेक्शन करोगे। इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोला कुछ और आया कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। बोला नायलॉन और आया कॉटन, नहीं चलेगा, डेफिनेटली नहीं चलेगा। सो यू हैव टू इंस्पेक्ट, वेरी वेरी नेसेसरी। स्टोरेज, इशूइंग मटीरियल, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, स्टॉक ऑडिट, एंड देन परचेज फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि भाई कितना, व्हाट टू परचेज, कि भाई ये प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या मटीरियल चाहिए, कितना चाहिए, कब मंगाना है, कितना मंगाना है, कहां से मंगाना है, क्या प्राइस पे मंगाना है, ऑल ऑफ दैट has to be answered and that becomes my purchase flow, जिसमें से अभी फिलहाल अपना दो के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है, एक when to purchase और how much to purchase, जिसमें भी अपन लोग ने फिलहाल किसके ऊपर फोकस किया है, how much to purchase पे। एंड ये how much to purchase का जवाब कौन देता है आपको? EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जितना आपको परचेस करना है। तो कल अपन लोग ने EOQ का कॉन्सेप्ट जो मिस्टर विल्सन ने दिया है वो समझने की कोशिश की। आज उससे रिलेटेड काफी सारे अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट फन। सो एक चीज मिस्टर विल्सन ने कही थी कि व्हेन यू ऑर्डर मटीरियल यू डोंट वांट इट टू बी टू लिटिल और यू डोंट वांट इट टू बी टू मच। टू लिटिल होगा तो बार बार ऑर्डर करना पड़ेगा, स्टॉक आउट हो जाएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा। या टू मच मंगा दिया, देन इन दैट केस एक्सेस हो जाएगा तो उसको स्टोरेज का कॉस्ट लग जाएगा मेरे को, है कि नहीं, उतना मेरा जो कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा उसका कॉस्ट लग जाएगा। सो कहीं ना कहीं मुझे एक बैलेंस मेंटेन करना है और वो बैलेंस मुझे कौन सिखाता है? वो बैलेंस मुझे सिखाता है मेरा EOQ। अब परचेज ऑफ मटेरियल से रिलेटेड तीन मेजर कॉस्ट होते हैं, एक परचेज ऑफ मटेरियल, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक कैरिंग कॉस्ट। अपना फोकस इस चैप्टर में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के ऊपर है, बिकॉज परचेज कॉस्ट में कोई बहुत ग्रेट चीज समझने के लिए नहीं है, वो तो मतलब कोई भी समझ सकता है, उसके लिए आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प नहीं चाहिए वो समझने के लिए, वो तो आपको भी पता है। परचेज कॉस्ट मतलब जितने में खरीदा, परचेज कॉस्ट, उसके लिए देयर इज नो एक्स्ट्रा नॉलेज रिक्वायर्ड। हाँ, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है, वो दोनों कब इक्वल होंगे तो EOQ बनेगा, उसके लिए आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला नॉलेज चाहिए। एंड देयरफॉर द फोकस ऑन दिस चैप्टर इज फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। तो भाई ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में लिखा है कॉस्ट एसोसिएटेड विद ऑर्डरिंग और परचेज ऑफ मटेरियल, जैसे एक्सपेंस ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। पे जितनी बार ऑर्डर करोगे वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन लेकर आएगा, आप खरीद रहे हो तो। सी ऑलवेज रिमेंबर, जो परचेस कर रहा होता है ना, ऑल द कॉस्ट का जो भी बर्डन एंड ऑफ द डे उसी के ऊपर आना है कि नहीं। भले ही अगर समझो सेलर बोलता है कि नहीं हम वो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बेयर करेंगे, बट रिकवर तो वो अपने से ही करेगा ना एंड ऑफ द डे, रिकवर तो कस्टमर से ही किया जाता है। तो अपन परचेजर है, अपन कस्टमर है काइंड ऑफ फॉर ऑफ दैट रॉ मटेरियल, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, बार बार अगर ऑर्डर किया तो
कोटेशन, अगर बार बार कोटेशन ये किया, परचेज ऑर्डर बनाना पड़ेगा, स्टाफ का खर्चा, इंस्पेक्शन, सब चीज का खर्चा अपने को देखना पड़ेगा। एंड दूसरा सामने है मेरा कैरिंग कॉस्ट, जो इन्वेंट्री होल्ड करना है मेरे को, उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगा। कल अपनी बात हुई थी कि भाई अगर मैं मेरा जो भी फंड्स है वो डाइवर्ट करता हूं फ्रॉम रॉ मटेरियल, मतलब मैं फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट के लिए डालने वाला था, उससे अच्छा मैं इधर डाइवर्ट करता हूं, देन इन दैट केस वो जो मेरा फंड्स में जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगता है, जो इंटरेस्ट मिलने वाला था, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट। स्टोरेज का कॉस्ट है, वेयर हाउस के स्टोरेज का एंड ऑल ऑफ दैट, इंश्योरेंस कॉस्ट, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस, अगर बहुत ज्यादा मंगा लिया और खराब हो गया तो क्या करेंगे अपन, ऑल ऑफ दैट हैज टू बी कंसिडर्ड इन द कैरिंग कॉस्ट। ये सबको समझते हुए अपन लोग ने ये चीज समझा कि हाउ मच टू परचेज, कितना परचेज करना है, दैट डिपेंड्स ऑन EOQ, सो डेरिवेशन ऑफ क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड। आज मैं बड़े ही गर्व से लिख सकता हूं कि इसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि अपन लोग ने ये EOQ का डिराइव किया है फॉर्मूला, अदरवाइज इट्स वेरी इजी फॉर मी कि मैं आपको सीधा फॉर्मूला लिखवा दूं और सम स्टार्ट कर दे अपन, बट वी डिडंट डू दैट। अच्छा खासा टाइम अपन लोग ने इन्वेस्ट किया समझने के लिए कि कैसे मिस्टर विल्सन ने सोचा होगा एंड कैसे उन्होंने ये फॉर्मूला डिराइव किया होगा, वही लॉजिक से आपने और मैंने भी डिराइव किया। सो EOQ क्या होता है, रूट ऑफ 2 into A into O डिवाइड बाय CC। बट सर ऐसे नहीं, अपन लॉजिकली करेंगे। सो एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, सो कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेस करना है, बराबर है, तो कितना एनुअल कंजम्पशन हुआ है। सो 3200 kg ऑफ रॉ मटेरियल एट द रेट 100। अब वो तो कांस्टेंट ही था, अपन लोग ने देखो मैंने लिखा भी है, अज्यूम ओवरऑल परचेस कॉस्ट विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स ऑर्डर। तो गेम किधर बदलने वाला है, कितना यूनिट्स ऑर्डर करूंगा मैं, उसमें अगर गेम बदला तो मेरे लिए जो 2 मेन क्रूशियल कॉस्ट होने वाला है वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 200, जितनी बार ऑर्डर करूंगा उतना 200 पे करना पड़ेगा, एंड कैरिंग कॉस्ट है ₹8 पर यूनिट पर एनम। उस बेसिस पे अपन लोग ने एक छोटा सा सेल्फ मेड एग्जांपल लिया एंड अपने को पता चला दैट अ प्लेस वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज सेम, वो प्लेस पे मेरा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आता है या मेरा ओवरऑल कॉस्ट, वो प्लेस पे सबसे कम होता है, जैसा आप यहां पे देख सकते हो। दिख रहा है आपको? तो 400 यूनिट्स पे वो आया था, करेक्ट। कंटिन्यूइंग विद दैट, सो ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर जितनी बार करोगे उतना कॉस्ट लगेगा। कैरिंग कॉस्ट, जो मेरा कैपिटल इन्वेस्टेड है उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आ गया मेरा इधर। एंड EOQ इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। अभी अंडरस्टैंडिंग? चलो, सो अब शौर्य का क्वेश्चन है, विल बी डायरेक्टली गिवन दीज टू कॉस्ट। देखते हैं ना शौर्य, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आज अपने को बहुत सारे सम्स करने हैं, देखते जाएंगे कब दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है तो क्या करेंगे, दिया है तो क्या करेंगे, एंड विल टेक इट फॉरवर्ड, राइट शौर्य? चलो, तो अपन लोग ने फिर ये फॉर्मूला को डिराइव किया एंड फाइनली अपने को EOQ आ गया। सो EOQ इज अ पॉइंट वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज सेम। एंड यहां पे जैसा आप देख सकते हो कि जब वो सेम है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को एज सच हम लोग ने एक फॉर्मूला के टर्म्स में डाला, कैरिंग कॉस्ट को एक फॉर्मूला के टर्म्स में डाला, जिससे अपने को फाइनली पता चल गया दैट परफेक्ट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी विल बी रूट ऑफ 2 into A मतलब एनुअल डिमांड into ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय C is carrying cost. Are we understanding guys? बोलो टेल यस, ठीक है। तो ये एक छोटा सा रिकैप था अपना जो अपन लोग ने कल पढ़ा है। अब आज स्टार्ट करेंगे अपन लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ। आज स्टार्ट करेंगे अपन लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो मैंने आप लोग को 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। देखो, हमेशा याद रखना, कुछ भी अगर आपको होमवर्क में दिया जाए तो वो होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो 90 छोड़ो 40 भी आना डाउटफुल हो जाएगा। एकदम क्लियरली बोलता हूं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मैं मेरा जान लगा के पढ़ लूंगा, आप अपना इधर 3 घंटा जान लगा के समझ भी लोगे, बट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे देन इन दैट केस दुनिया का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दैट यू विल गेट गुड मार्क्स। मेरे को भी इवन आफ्टर टीचिंग दिस सेम सम 100 टाइम्स, उसके बाद भी मेरे को भी आज की तारीख में भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। सो आप किस खेत की मूली हो, आपने 100 टाइम्स तो प्रैक्टिस नहीं किया है, तो ऑब्वियसली यू कैन इमेजिन कि क्या होता है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। एंड होमवर्क देने का इंटेंशन वही है कि इस बहाने आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए।
बाकी और कोई ऐसी चीज नहीं है कि होमवर्क दिया है तो आई एम नॉट आई डोंट वांट टू टेक ओवर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो, होमवर्क अपन डिस्कस करने ही वाले, बट डिस्कशन में मजा कब आएगा, जब आपने किया होगा तब, राइट? अब ये तो इनिशियल है, फर्स्ट लेक्चर है अपना मटेरियल का, तो आपको एकदम सिंपल वाला होमवर्क दिया है, धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाएंगे, देखते हैं हाउ इट वर्क्स अप। बट अगर होमवर्क नहीं करोगे और फिर बाद में अगर एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आया, देन इन दैट केस खुद ही आप समझ जाना क्या है, समझ रहे हो? और अगर आपने होमवर्क ढंग से किया, लेक्चर बराबर से 100% समझा और अटेंड किया, नथिंग कैन स्टॉप यू। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो जब मेरा ये लेक्चर और सेशन खत्म हो जाएगा, तब आप जितने भी आपके पास्ट पेपर्स है आप सॉल्व करोगे, बराबर? एज अ स्टूडेंट कोई भी सॉल्व करेगा, पास्ट पेपर्स देखते हैं ना, इंस्टीट्यूट का पूछता है, वो इंस्टीट्यूट का जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना, वो पेपर में आपको 90+ आएंगे, इंस्टीट्यूट के ही पेपर में। उससे ही आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक आइडिया आ जाएगा कि यस यार, वी कैन एक्चुअली डू इट, राइट? सो वो कॉन्फिडेंस के साथ लेट्स टेक थिंग्स फॉरवर्ड, वो एक पॉजिटिविटी के साथ लेट्स टेक थिंग्स फॉरवर्ड। सो फटाफट क्विकली अपन होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। आइए, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो होमवर्क में दिया था उसको स्टार्ट करेंगे। सो होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वी आर स्टार्टिंग। अच्छा, मुझे एक बात बता दो भाई, वॉल्यूम ऑल वेल, एकदम परफेक्टली सब आ रहा है, कोई टेंशन किसी को? चलो ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं अपन लोग। यहां पे क्या था? सो अपने को EOQ फाइंड करना है। देखो अब अपने को EOQ का फॉर्मूला पता है, तो अपने को पता है कि भाई हाँ कितना अपने को ऑर्डर करना है। सो EOQ इज इक्वल टू, अच्छा ये बाय द वे पहला फॉर्मूला अपना आ गया है। मैंने बोला ना तुमको ये चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, तो ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है? मैं क्या करता हूं, मैं भी एक मेरा शीट बना लेता हूं। मैं आपको एक बताता हूं क्या, तो मैं भी मेरा एक शीट बना लेता हूं। एक मैं नया एक शीट बना रहा हूं, आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा, बट यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑल मटेरियल कॉस्टिंग फॉर्मूलाज। तो मेरे पास भी एक मटेरियल कॉस्टिंग का फॉर्मूला लिस्ट रेडी हो जाएगा, ऑल मटेरियल कॉस्टिंग फॉर्मूलाज, ठीक है? तो मेरा ये जो शीट है इसमें मैं क्या लिखने वाला हूं, ऑल मटेरियल कॉस्टिंग फॉर्मूला। जैसे आप लोग भी आई एम श्योर जगह छोड़ रहे हो और फॉर्मूला का पूरा सब लिख रहे हो ना, मैं भी इधर लिखते जाऊंगा, ऑल मटेरियल कॉस्टिंग फॉर्मूलाज, है ना? सो लास्ट में अपन क्या कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। या आप लोग को लगता है कि सर इसमें ये चीज ऐड कर दो, तो मैं ये वाली चीज ऐड करते जाऊंगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो अपन लोग ने सीखने को मिला है अपने को, वो क्या है? वो क्या है? अरे बोलो बोलो, टेल। वो है EOQ का, बराबर है? EOQ फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, किसने बनाया ये? बाय विल्सन। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाय CC, सही है? अच्छा, A क्या है? वेयर A इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन बोलो, एनुअल डिमांड बोलो ऑफ रॉ मटेरियल, याद रखना एनुअल डिमांड और कंजम्पशन, बट किसका? ऑफ रॉ मटेरियल, याद रखना ऑफ रॉ मटेरियल। चलो O क्या है? O ऑर्डरिंग कॉस्ट, पर ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे तो, बट ठीक है, विल राइट हियर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट, यस। एंड CC क्या है? कैरिंग कॉस्ट। CC क्या है मेरा? कैरिंग कॉस्ट। अब जैसे जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट को भी डिटेल में समझते जाएंगे, इनके भी फॉर्मूलाज लिखते जाएंगे, सो दैट पूरा एक शीट अपने पास फॉर्मूला का रेडी हो जाए, है कि नहीं? और ये एक बार अपने पास रेडी हो गया तो एग्जाम में तो टाइम कम रहता है, वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला शीट एंड वी कैन गेट इट डन एंड डस्टेड। समझगड़ो, बोलो बोलो, चल सही है? सही जा रहे अपन? चल ओके। सो अब अपन लोग आ जाते हैं यहां पे
ओके, EOQ इज इक्वल टू 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाय CC, राइट। इंस्टीट्यूट का अगर आप लोग मॉड्यूल या कुछ देखोगे तो वो लोग CC के जगह पे CB लिखते हैं, तो यू कैन राइट दैट ऑल्सो। चलो, अब क्या यहां पे मेरे पास 2 इंटू, क्या A है, एनुअल डिमांड है, बोलो ना, यस सर, है ना। अच्छा, कितना है सर, 24,000 यूनिट्स। तो फटाफट लिख लेंगे अपन लोग यहां पे क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 2 इंटू 24,000 इंटू ओ क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है बेटा, इट इज 36 एंड 1.2, सो इंटू 36 डिवाइड बाय 1.2, सो कितना आता है 2 इंटू 24,000 इंटू 36 डिवाइड बाय 1.2 का रूट, तो क्या 1200 यूनिट्स आ रहा है आपका, यस सर। सो 1200 इज द EOQ। अच्छा, मुझे एक क्रॉस कंफर्मेशन चाहिए आप लोग की तरफ से। एट EOQ क्या होता है मुझे बताओ, चलो फटाफट टाइप करके बताओ, जो लोग इधर है ऑनलाइन। एट EOQ क्या होता है, बताओ फटाफट बताओ, चलो। एट EOQ क्या होता है, एक चीज अपन ने कल डिराइव की ना कि एट EOQ क्या होता है। शौर्य ने लिखा है सर कॉस्ट्स आर इक्वल। कौन सा कॉस्ट्स आर इक्वल शौर्य, जरा बताना तो। करेक्ट शौर्य, करेक्ट समीर, करेक्ट मनन डगली, करेक्ट यस, करेक्ट आकाश, यस। बाकी लोग, भामिनी जी, अभिषेक जी, विनीत जी, वरुण जी, संध्या जी, अदिति जी, ऐश्वर्या, सिद्धार्थ जी, करण जी, आप लोग प्लीज प्लीज, ओके, थैंक यू, सबने लिख दिया है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, अदर्स और भी जो भी यहां भाई सब रिप्लाई कर दो। तो सर समझ गए, एट EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, एट EOQ एट दिस लेवल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। आओ ना जरा क्रॉस चेक करते हैं, किया तुम लोग ने, किया क्या क्रॉस चेक कि नहीं किया। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। चलो ना क्रॉस चेक करते हैं, अगर तुम लोग ने नहीं किया है तो प्लीज मेरे साथ साथ लिख लो और क्रॉस चेक करते हैं। वेरी गुड, कुछ लोग बोल रहे हैं हमने किया है सर, वेरी नाइस। चलो, सो मुझे बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट होता क्या है भाई, मैं बोल रहा हूं कि टोटल 24,000 यूनिट्स चाहिए मेरे को, एक बार में 1200 यूनिट्स मंगवाऊंगा, मतलब कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा, बोलो बोलो टेल टेल। सो कैन आई से ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा मेरा एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड 24,000 डिवाइड बाय एक बार में कितना यूनिट्स ऑर्डर करना है, तो ये तो मेरा EOQ है, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक समझिगड़ू। तो चलो आओ देखते हैं, एनुअल डिमांड 24,000, EOQ 1200, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 36। तो देखो बोलो बोलो कितना आता है, कैन आई से ₹720। ओके, चलो क्रॉस कंफर्म करते हैं, क्या है कैरिंग कॉस्ट भी यही है क्या। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, एवरेज स्टॉक। क्यों एवरेज स्टॉक, वो भी अपन लोग ने देखा भाई, फर्स्ट ओपनिंग क्लोजिंग एवरेज निकालेंगे अपन। सो एवरेज स्टॉक, सॉरी, सो एवरेज स्टॉक जो है मल्टीप्लाई बाय, सो EOQ डिवाइड बाय 2, भाई इतना क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहा हूं, डिवाइड बाय 2, क्योंकि एवरेज लेना है, मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट। सो देखो जरा कितना आता है, EOQ मेरा है 1200 डिवाइड बाय 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट कितना है 1.2। सो 1200 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.2 इक्वल टू ₹720 एंड बिंगो, मैच हो गया। सो अपने को एक तसल्ली मिल गया कि हाँ भाई सही जा रहे हैं अपन। आई क्लियर एवरीबॉडी, एग्जाम में ये क्रॉस कंफर्म करने की जरूरत नहीं है,
या चाहिए तो आप लोग कैलकुलेटर पे क्रॉस कंफर्म कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं ये चीज, कैलकुलेटर पे क्रॉस कंफर्म कर सकते हो। बट मैं क्या बोलता हूं, अब अपने पास ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट का भी फॉर्मूला आ गया है, तो क्यों ना अपनी फॉर्मूला शीट में ये चीज भी लिख ली जाए, फॉर्मूला शीट में ये वाली चीज भी लिख ली जाए। तो चलो आओ, नेकी और पूछ पूछ देरी किस बात की। इधर इसको अपन सब डिवाइड कर देंगे और इधर अपन लिख देंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, और इधर अपन लोग लिख देंगे कैरिंग कॉस्ट, बराबर, सही है। चलो अच्छा, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आएगा, बोलो बोलो, टेल। तो फॉर्मूला अपन लोग ने इधर ही खुद ही लिखा है अपन से कि भाई एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सो वी विल राइट हियर एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ईओक्यू इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एंड मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा, एंड मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा, EOQ डिवाइड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। करेक्ट है। सो इधर मेरा देखो फॉर्मूलाज भी आ गया, सब सेट है, लाइफ सेट है अपना, समझ रहे हो। तो तुम लोग भी आई होप ये सब चीज बनाते जा रहे हो साथ साथ में, सो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मेरा होमवर्क का। क्विकली ऑन दैट नोट होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं, जिसका ये बाकी है वो पॉज करके लिख लेना, बाकी आई एम अज्यूमिंग कि हो ही गया होगा सब लोग का। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें भी डायरेक्टली ईओक्यू फाइंड करना है, रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ डिवाइड बाय सी। सो रूट ऑफ 2 इंटू ए कितना है देखो जरा, 40,000, 750 एंड 15। सो 40,000 इंटू 750 डिवाइड बाय 15, तो कितना होता है ये 2 इंटू 40,000 इंटू 750 डिवाइड बाय 15, सो आता है 2000 यूनिट्स। एंड अगर आपके पास लाइफ में टाइम हो, जो कि होना चाहिए, एज अ स्टूडेंट आप लोग का ये कर्तव्य है कि आप लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट देखते रहो कि वो सेम आ रहा है कि नहीं, एटलीस्ट इनिशियल फ्यू सम्स में, सो दैट आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। एंड मैं बोल रहा हूं ना, चाहिए तो कैलकुलेटर पे करो। अब तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई हम लोग को समझ में आ रही है चीजें, तो कैलकुलेटर पे करो। एनुअल डिमांड कितना है, 40,000 ले लो कैलकुलेटर पे, डिवाइड बाय कितना ऑर्डर कर रहे हैं अपन लोग, तो 2000 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं। सो कैन आई से 20 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ेगा, हर बार ऑर्डर करने का कितना 750, तो 15,000 रुपए आ गया, 15,000। तो बैक ऑफ द माइंड 15,000 आ गया। अब कैरिंग कॉस्ट ले लो, कितना ईओक्यू डिवाइड बाय 2, क्योंकि एवरेज स्टॉक लेते हैं अपन, सो 2000 डिवाइड बाय 2, सो एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट कितना 15,000 एंड इट मैचेस, एज सिंपल एज दैट। समझ रहे हो, मैच तो होना ही है, बट एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपकी जगह हूंगा तो मैं इसको क्रॉस कंफर्म करते रहूंगा। चलो आई होप पॉजिटिवली सब लोग का ये चीज आ गया है। एंड आज और कुछ एक कदम आगे बढ़ के कुछ नए नए सम्स लेते जाएंगे। आज अपन लोग जो सम्स करने वाले हैं, बता दूं मैं आपको, सब क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल के आपके एंड ओल्ड सिलेबस के प्रैक्टिस मैनुअल के हैं। बिकॉज अभी तक तुम लोग देखोगे तो ओल्ड सिलेबस का प्रैक्टिस मैनुअल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड, बिकॉज काफी सारा वहां से अडॉप्टेड है। यस, इनफैक्ट तुम लोग मॉड्यूल में भी काफी सारे क्वेश्चन देखोगे ना, तो इंस्टीट्यूट ने ओल्ड सिलेबस के पीएम से लिए हैं, प्रैक्टिस मैनुअल से लिए हैं, और जो नहीं लिए हैं वो अपन ले ही लेंगे। सो अपनी तरफ से अपन लोग होलिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी तुम लोग को यह बताया था कि मैं बाय डिफॉल्ट तुम्हारा मॉड्यूल, ओल्ड सिलेबस, पीएम, पास्ट पेपर्स, आरटीपी, ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट कवर करने ही वाला हूं। सो टेकिंग दैट फॉरवर्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप लोग को उसके बाद और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, तो आप कल उठ के सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही करके जाओगे, डन। उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है। एज अ स्टूडेंट कभी रेफरेंस के लिए आप देखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय डिफॉल्ट अपना तो वही सब हो ही गया रहेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ICAI इज आवर गॉड फॉर अस, बाय डिफॉल्ट इट इज गीता, बाइबल, कुरान। आगे बढ़ते हैं ऑन दैट नोट। सो ये रहा क्वेश्चन
स्टार्ट करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन विद क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1। चलो स्टार्ट करें। आई होप आप लोग ने ओपन कर लिया होगा। यस, चलो ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन, नई वाली जो मॉड्यूल है ना उसका क्वेश्चन। सब क्वेश्चंस कवर कर लेंगे अपन, मॉड्यूल के और पीएम के और सब कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो आओ भाई। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ मटीरियल्स पर एनम, क्या अपने को मटीरियल से लेना देना है? यस, पर एनम, वेरी गुड। ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ओके। कॉस्ट पर केजी ऑफ मटीरियल ₹2 एंड स्टोरेज कॉस्ट 8%। तो अब सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोग के सामने आज की तारीख में रखना चाहता हूं वो है ये। सब क्या लिखेंगे अपन? देखो इधर जो जहां पे तुम्हारे सब फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं ना, फॉर्मूला वाला शीट है ना, उधर अपन लोग अभी लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 दैट कैरिंग कॉस्ट if given in percentage is to be calculated on purchase price per unit of material. Purchase price per unit of material. Please, ladies and gentlemen, write it down. Please लिख लीजिए। So carrying cost if given in percentage, यहां पे भी मैं लिख देता हूं, नोट कैरिंग कॉस्ट इफ, आप लोग भी प्लीज लिख लीजिएगा। आई एम श्योर आप लोग लिख लिया होगा आप लोग ने। कैरिंग कॉस्ट इफ गिवन इन परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड ऑन परचेज प्राइस per unit of raw material. Purchase price per unit of raw material. सब जुगड़ू। ठीक है, सो अब आ जाते हैं अब अपने प्रश्न के ऊपर। सो प्रश्न क्रमांक 1, तो चलिए देखते हैं उन्होंने गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है। गिवन इंफॉर्मेशन दिया है ए का। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन क्या लिख देंगे? गिवन इन्फो ए इज इक्वल टू कितना दिया है? 10,000। ओ इज इक्वल टू 50 एंड सीसी डायरेक्टली नहीं दिया है बट अपने को अब कैलकुलेट करना आता है। क्या बोला? डायरेक्टली नहीं दिया है बट अपने को अब कैलकुलेट करना आता है। तो ए 10,000 kgs, ओ 50, सी या सीसी जिसको बोलना है। तो यहां पे डायरेक्टली नहीं दिया है बट अपने को पता है क्या होता है? परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज। परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज। सो इधर अपन लोग लिख लेते हैं परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू कितना दिया है? परचेज प्राइस पर यूनिट, कैन आई से कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल दिया है अपने को कितना? इट इज 8 इन सॉरी इट इज 2 ₹2 इनटू परसेंटेज ऑफ
स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट जिसको अपन लोग बोल सकते हैं 8%. सो विच इज इक्वल टू सी या सीसी विल बिकम रुपीज 2 into 8%, 0.16. समझी गुडू? बोलो बोलो, चल चल आ गया सब लोग का. चलो अब अपने को क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ ईओक्यू. तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एकदम इजी पीजी सम, इनिशियल लेवल है तो इजी पीजी रखेंगे अपन, बराबर के नहीं. फॉर्मूला लिख लेंगे सबसे पहले. क्या सर फॉर्मूला ना लिखे और डायरेक्टली नंबर्स लिखे तो गया मार्क्स, हवा में जाएगा तुम्हारा मार्क्स. 50% मार्क्स कट हो जाएगा, 50% मार्क्स कट हो जाएगा. तो सोचना भी मत कि तुम लोग ये नहीं लिखोगे, सोचना भी मत. 2 into A 10,000 O 50 कैरिंग कॉस्ट 0.16. तो कितना हो गया, $2,500 यूनिट्स आ रहा है आप लोग का. 2,500 kg, बराबर है 2,500 kg. क्या आप लोग का भी आया है यही? बिल्कुल. चलो, सो 2 क्वेश्चन जो डाउट आया मेरे को. एक वरुण का डाउट है दैट सर इधर इन्होंने ये लिखा है 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री. अच्छा है ना, अपने को तो वैसे भी अपन लोग कैरिंग कॉस्ट एवरेज इन्वेंट्री पे ही निकालते हैं, तो इन्होंने इसको एवरेज इन्वेंट्री पे दिया है. सो गुड फॉर अस वरुण, अपने को यही चाहिए और वही दिया है उन्होंने, क्योंकि अपना तो कैरिंग कॉस्ट अपन एवरेज इन्वेंट्री पे ही निकाल रहे हैं, ईओक्यू डिवाइड बाय 2. फेयर इनफ. दूसरा क्वेश्चन है मेरे को कि सर एग्जाम में अपन लोग ने शॉर्टकट लिखा AOC, तो ऐसा चलेगा क्या? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. सो इधर आ गया 2,500 kg. बिकॉज, और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंस्टीट्यूट ने, अगर आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल खोलोगे ना तो इंस्टीट्यूट ने खुद ने भी AOC यही वर्डिंग्स लिखा है. तो जब उन्होंने खुद की अपनी बुक में ऐसा लिखा है तो डेफिनेटली दे हैव टू अलाउ इट टू अस. आई एम सो सॉरी. या चलो हो गया लिख के. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर है सब लोग को. कैलकुलेट द ईओक्यू. अब दूसरा क्या बोला है, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर. भाई एक बार में 2,500 kgs ऑर्डर कर रहे हो, एक बार में 2,500 kgs ऑर्डर कर रहे हो, तो टोटल 10,000 मेरे को ऑर्डर करना है, तो कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा? लॉजिकली अपने को दिमाग में पता चल जाएगा, एक बार 2,500, टोटल 4 बार ऑर्डर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा. बट फॉर्मूला के टर्म्स में इसको अपन लोग वर्कआउट कर लेते हैं कि भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर is equal to number of orders to be placed in a year will be equal to total कितना अपने को चाहिए, total consumption divide by EOQ, so total consumption per annum भाई 10,000 डिवाइड बाय एक बार में अपन कितना ऑर्डर कर रहे हैं EOQ. so इधर आ जाएगा 10,000 kgs. एक बार में 2,500 ऑर्डर कर रहे हैं kgs. So we will get number of orders is equal to 4 orders per annum. चलो ठीक है, 4 orders per annum. एंड आपको इसको क्रॉस कंफर्म करना है. सो EOQ 2,500 पे OC और CC देख लो, मैच हो जाएगा. चलो यस मनन, यस ठीक है. सो इधर देखो, वापस से बता देता हूं,
कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ये कॉस्ट पर केजी मतलब 1 किलो का रॉ मटेरियल का कितना खरीद का भाव है, 2 रुपया। और स्टोरेज कॉस्ट बेसिकली वो लोग ने डायरेक्टली कैरिंग कॉस्ट नहीं दिया है, बट अपने को पता है स्टोरेज कॉस्ट दिया होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल, रिस्क ऑफ ऑब्सोल्सेंस, इंश्योरेंस, ये सब अगर दिया होगा, ये बेसिकली मेरा कैरिंग कॉस्ट ही है। कैन आई, चलो प्लीज कॉपी। एंड यहां पे अपन लोग एक और चीज लिख सकते हैं, थर्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर इक्वल टू total consumption of material per annum divided by EOQ। ठीक है, सो प्लीज ये अपने फॉर्मूला शीट में भी टाइम हो तो लिख लेना, आपको बाद में लिखना है, बाद में भी लिख सकते हो। बट विद दिस आई एम डन विद दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, और जिसका बाकी है 2 मिनट देता हूं मैं, क्विकली इसको कॉपी कर लो। Any doubts? Please ask. एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, और अगर टाइप कर अपना कॉपी करके हो गया होगा तो प्लीज मुझे कंफर्म कर देना, सो दैट आई विल मूव ऑन, है ना। Yes, Siddharth. Any questions? Okay, everybody is done. Let's move on. Okay, let's move on to question number 2. प्रश्न क्रमांक 2.
चल चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के ऊपर। एवरीबॉडी नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड करूंगा, सॉल्व आपको करना है, ठीक है? करोगे कि डर गए? अरे बोल दो, करोगे या डर गए? अरे सर हम डरते बरते नहीं हैं। चलो सॉल्यूशन ईओक्यू क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ये भी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, तो आने वाले जो भी क्वेश्चन है वो मॉड्यूल वाले हैं, जहां से पीएम स्टार्ट होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलो, कंप्यूट ईओक्यू एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग, ठीक है? एनुअल डिमांड, कहना इसे इधर मैं ए लिख देता हूं, ओके। यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस क्या हुआ? कोई मुझे बता सकता है यूनिट प्राइस क्या हुआ? यूनिट प्राइस क्या हुआ? कोई मुझे बता सकता है यूनिट प्राइस क्या हुआ? करेक्ट, कहना इसे मटेरियल परचेज प्राइस, मटेरियल परचेज कॉस्ट बोल सकते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट। एक्सेलेंट। सो इसको जो नाम देना है तुम दे दो भाई, मटेरियल परचेज प्राइस, इसको प्यार से बोल सकते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹16, ठीक है। स्टोरेज रेट, इंटरेस्ट रेट, ऑब्सोल्सेंस रेट, ये तीनों भी रे परसेंटेज में दिया है। ये तीनों भी रे किसके लिए दिया है? क्या ना इससे कैरिंग कॉस्ट के लिए दिया है, बराबर। जो क्या होता है? परचेज प्राइस मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज, ऐसी समझ गए? अच्छा, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज खाली 1 है या 2 है या 3 है? 3 है। 2 + 12 + 6 मतलब कहना इससे 20% हो गया ना बेटा? अरे समझ गड़ू, कहना इससे 20% उसका कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज हो गया। अभी क्लियर? चलो अब सेकेंड पार्ट पे नहीं आ रहा हूं, फर्स्ट पार्ट ही करना है। इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको ईओक्यू कंप्यूट करना है। आप मुझे बताइए कि आप कर पाएंगे या मैं स्टार्ट करूं? बोलो। चलो, आप बोल रहे हैं हम कर पाएंगे सर, क्या बात है, यस का आंसर भी आ गया है। अदर्स क्विकली गिव मी द आंसर्स एंड विल बी टेकिंग इट ऑल। अब प्लीज उसको सिस्टमैटिकली लिखो भी, ऐसा ही नहीं कि बस सर आंसर दे दिया चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं, ये गलत है। चलो प्लीज प्लीज सॉल्व इट। वेरी नाइस मनन। चलो गुड, एवरीबॉडी सॉल्विंग, शाबाश। चलो काफी सारे आंसर्स आ गए हैं, स्टिल वेटिंग फॉर एवरीबॉडी टू आंसर। भामिनी का आंसर इनकरेक्ट है, बाकी सबका करेक्ट है। मनन इज करेक्ट,
वरुण इज करेक्ट, अभिषेक इज करेक्ट, संध्या इज करेक्ट, भामिनी आई एम श्योर कुछ कैलकुलेशन एरर किया आपने बेटा, प्लीज चेक कर लीजिए फटाफट। चलो वेरिएबल कॉस्ट वाला पार्ट मैं करूंगा। चलो अदिति इज करेक्ट, शाबाश, सबका आंसर करेक्ट आ गया है। अब टाइम आ गया है कि मैं इसको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे सॉल्व कर लूं क्विकली। चलिए आइए। मैं डायरेक्टली लिख दूंगा EOQ इज इक्वल टू, आई होप आप लोग ने पूरा लिखा होगा, AD और वो सब पूरा, रूट ऑफ 2 इंटू A इंटू O डिवाइड बाय CC, रूट ऑफ 2 इंटू A डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में, कितना बोलो बोलो, 5000। सो वी विल राइट हियर 5000 इंटू O कितना है 16 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितना बेटा, कैरिंग कॉस्ट कितना है 20% ऑफ 20% ऑफ 20, एम आई राइट? ऑफ 20, अच्छा ये 20% कैसे आया, 2 + 12 + 16, 20% ऑफ 20 कितना आया 4। अच्छा ये कितना आता है 2 इंटू 5000 इंटू 16 डिवाइड बाय 4 का रूट इक्वल टू 200 यूनिट्स। समझ गए सबका है आंसर? जी हाँ, सबका सही जवाब है। शाबाश, सबका सही जवाब है। ओके 200 यूनिट्स। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया भैया, फर्स्ट पार्ट तो हो गया सर जी। सेकेंड पार्ट, डिटरमाइन द टोटल, नहीं सॉरी, एंड द टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब भाई टोटल परचेज कॉस्ट मिला के कितना हुआ वो अपने को बताना है। तो आओ ना, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यस मनन लिख सकता है वो चीज। मनन बोल रहा है कि सर क्या ये ऑब्सोल्यूशंस परसेंटेज और ये सब कैरिंग कॉस्ट में आएगा क्या, ये फॉर्मूला शीट में लिखे क्या? लिखो तो बेटर ही है, लिखो तो बेटर ही है कि भाई 4 कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज इंक्लूड्स, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज इंक्लूड्स क्या क्या, स्टोरेज कॉस्ट परसेंट प्लस इंश्योरेंस परसेंट, लिखो तो अच्छा ही है, प्लस ऑब्सोल्यूशंस परसेंट, सब ऐड हो जाएगा ना। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर मनन फॉर गिविंग अस दिस पॉइंट। ऐसे तुम लोग भी अपने पॉइंट शेयर करते रहो, ठीक है ना। सबका साथ सबका विकास। कभी भी ऐसा नहीं सोचने का कि अरे यार मैं बता दूं तो इसको भी ऐसा वैसा नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, नॉलेज जितना शेयर करोगे उतना मल्टीप्लाई होगा, उतना मल्टीप्लाई होगा। एंड इट्स द बेस्ट थिंग दैट यू विल बी एबल टू डू। थैंक यू मनन। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आता क्या है तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं। एक आता है परचेज कॉस्ट,
दूसरा आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, तीसरा आता है कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, चलो परचेज कॉस्ट तो टोटल 5000 यूनिट्स है, एक यूनिट का प्राइस है 20। क्वेश्चन में सब दिया है भाई। सो ये हो गया ₹1,00,000। फटाफट फटाफट, कम ऑन। प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला एनुअल डिमांड डिवाइड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सो कितना आएगा ये? एनुअल डिमांड 5000, EOQ 200 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना है 16। सो कितना हो गया 5000 डिवाइड बाय 200 इंटू 16 ₹400। अब आना तो ये भी 400 है, मुझे पता है, बट चलो फॉर्मली इसको अपन लोग कैलकुलेट कर लेते ना बेटा। चलो तो क्या है इसका फॉर्मूला? EOQ डिवाइड बाय 2, एवरेज स्टॉक आ गया, मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो कितना आता है EOQ 200 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट अपना है 4, तो 100 इंटू 4 400। समझगड़ू 100 इंटू 4 400। सो आई होप सब लोग का आंसर आ गया होगा इधर, सही है। सो टोटल कॉस्ट कितना हो गया ₹1,08,000। ठीक है, चलो फॉर्मूला शीट में लिख देंगे अपन कि अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो अपने को बेसिकली वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई तुम परचेज कॉस्ट करो, टोटल परचेज कॉस्ट करो प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। समझगड़ू चलो प्लीज कॉपी एवरीवन। अभी और एक पार्ट बाकी है इस क्वेश्चन का, बता दूं मैं। अभी और एक पार्ट बाकी है। हुआ लिख के? प्लीज कंफर्म, अगर हुआ लिख के तो आगे बढ़ते हैं। चलो डन। चलो नाउ अभी उन्होंने सेकेंड पार्ट में क्या बोला है देखते आइए। सेकेंड पार्ट में वो क्या बोलता है कि डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट फॉर द आइटम्स इफ एन इनकरेक्ट प्राइस ऑफ ₹12.8 इज यूज्ड। इनकरेक्ट प्राइस मतलब यहां पे वो बोल रहा है कि यार ये 20 के जगह पे अगर 12.8 यूज किया तो, अगर इधर 20 के जगह पे 12.8 यूज किया तो ऑब्वियसली पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा। बट दैट्स व्हाट इट इज टेलिंग अस कि भाई इधर 20 की जगह पे 12.8 के हिसाब से सॉल्व करो, तो करो, चलो खुद ना बोलते, हमको कोई तकलीफ नहीं है। समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा है वो पब्लिक? वैसा चलो आओ।
if second part of the question, if incorrect purchase price of rupees 12.8 is used. If incorrect purchase price of rupees 12.8 is used. तो सबसे पहले EOQ निकाल लो भैया. रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल डिमांड 5,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 16 डिवाइड बाय, अगेन ये तो अब चेंज हो जाएगा मेरा क्योंकि 20% ऑफ 20 था पहले, राइट. सो अब ये जो मेरा सीसी है, कैरिंग कॉस्ट है, वो 20% ऑफ 12.8 हो जाएगा. ए समझगड़ू. सो 12.8 का 20%, सो 0.56. 2.56. 2 into 5,000 into 16 डिवाइड बाय 2.56 इसका रूट, एंड करेक्ट EOQ आ गया मेरा 250 यूनिट्स. EOQ आ गया मेरा 250 यूनिट्स. समझगड़ू. बोलो बोलो चल चल. चलो अब इसी का पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं अपन. तो इसके हिसाब से अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा. सब डिवाइड कर देते हैं इसको पार्ट्स में. परचेज, ऑर्डरिंग एंड कैरिंग. अब देखो अपन लोग ने ना फर्स्ट टाइम में यहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट सबका फॉर्मूला लिख लिया. तो अपन लोग ने ऑलरेडी फॉर्मूला लिख लिया. अब ये वाले पार्ट में सीधा अपन लोग अगर नंबर्स के साथ ही आंसर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं. एक बार बट कहीं ना कहीं एग्जामिनर को दिखा दो कि तुम लोग को फॉर्मूला आता है. वो अपन लोग ने यहां पे दिखा दिया है. नाउ हियर डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट कि भाई टोटल परचेज प्राइस कितना हो जाएगा. 12.8 मल्टीप्लाई बाय 5,000 कितना होता है वो 64,000 प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट. सो एनुअल डिमांड है 5,000 का, 250 यूनिट्स का EOQ इंटू 16. सो 320 एंड कैरिंग कॉस्ट EOQ divide by 2 multiply by 2.56. So 320 again. So rupees 64,640. But obviously this is incorrect answer. हो गया. Done. Please copy. Please copy. Any doubts you can ask. चलो डन होते ही प्लीज बता दीजिएगा सो दैट आई कैन मूव ऑन.
चलो डन बाय एवरीवन एंड कहानी को आगे बढ़ाया जाए. ओके सो 2 क्वेश्चंस. अब कॉन्फिडेंस फील हो रहा है तुम लोग को? यस एवरीवन, सब लोगों को लग रहा है कि यस आ रहा है चीजें. तो इसी बात पे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर. प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्वेश्चन ऑल योर्स. स्टार्ट. ऑल योर्स. स्टार्ट. 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करके फटाफट सॉल्व करो और प्रॉपरली सॉल्व करना है इसको. ऐसा नहीं कि ऐसे हवा में कर दिया. प्रॉपरली सॉल्व करके गेट इट डन एंड डस्टेड. स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 एवरीबॉडी. कमान 5 मिनट्स लगेगा तुमको, मैं दूंगा, चलेगा, बट ट्राई करो. दिमाग लगाना, दिमाग. मैं इसके लिए रीड नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए स्टार्ट टू एंड दिमाग आप लगाओ, फिर मैं रीड करके सॉल्व करूंगा. प्रॉब्लम नहीं है, परवाह नहीं है, बट स्टार्ट करो. कमान. जिसका भी आंसर होता है मुझे बताना. आई एम ईगर टू नो. यस, ये भी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है. समीर इनकरेक्ट है तेरा. यस रावल ऑन द राइट ट्रैक. यस, मुझे आंसर्स बोलते जाओ, तुम लोग का आता है तो. यस रावल इज ऑन राइट ट्रैक. समीर इनकरेक्ट. Keep on telling me the answers, everybody. Solve properly, systematically. टाइम मैं इसीलिए ज्यादा दे रहा हूं ताकि सिस्टमैटिकली तुम लोग सॉल्व कर सको, वरना मैं भी झुप करके स्टार्ट कर सकता हूं.
Okay then, enough time given. Let's start. आदि माय बॉय, यू आर लुकिंग कंफ्यूज्ड. क्लैरिटी के साथ फुल आंसर दे. वेरी गुड शौर्य, नाइस थिंकिंग. चलो आगे बढ़ रहे भाई. मतलब सॉल्व कर रहा हूं मैं, अभी करूं. यस चलो स्टार्ट करते हैं भाई. देखो तुम लोग को देने का इंटेंशन एक ही है कि इस बहाने तुम्हारा भी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए, तुम भी दिमाग लगाओ. मैं नहीं कहता हूं कि तुम सही करो, नहीं, वो इंटेंशन है ही नहीं. इंटेंशन है कि आप भी अपना ब्रेन यूज करके एक कदम पे आगे आगे कदम पे बढ़ते जाओ. गलतियां होंगी, यहां पे आप उसी के लिए आए हो. सीखोगे, यहां पे आप उसी के लिए आए हो. राइट, वैसा. चलो लेट्स टेक इट फॉरवर्ड. संध्या इनकरेक्ट. चलो चलो सॉल्व करते हैं इसको अब. सो क्या है क्वेश्चन, पहले रीड करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. Anil and company buys its annual requirements of 36,000 units in 6 installments. अच्छा जी, तो 6 बार ऑर्डर कर रहे हैं. कौन? अनिल भाई साहब 6 बार ऑर्डर कर रहे हैं. Each unit costs ₹1. Purchase price per unit of raw material, and the ordering cost is ₹25. ordering cost per order 25. The inventory carrying cost is estimated at 20% of unit value. 20% of unit value. कौन सा यूनिट वैल्यू? ये वाला. Find the total annual cost of existing inventory policy. Calculate how much money can be saved by economic order quantity. Find the total annual cost of existing inventory policy. Existing inventory policy में क्या हो रहा है? अपन 6 बार ऑर्डर कर रहे हैं. ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा भाई. इन 6 इंस्टॉलमेंट्स, इन 6 इंस्टॉलमेंट्स. ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन बोलता है. ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई अपन 6 इंस्टॉलमेंट में उसको ऑर्डर कर रहे हैं. तो भाई अगर 6 इंस्टॉलमेंट में अगर अपन लोग इसको ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब वो मेरा करंट पॉलिसी हुआ. फिर वो बोल रहे हैं कि बट आप बताओ कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सो हम लोग तो फिलहाल 6 इंस्टॉलमेंट में मंगा रहे हैं, मतलब 6 बार ऑर्डर कर रहे हैं. बट आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, शायद आपके पास कोई बेटर तरीका हो. मैं बोलूंगा ऑब्वियसली बेटर तरीका है हमारे पास. आपको क्यों बताऊं, मैं डायरेक्टली बताऊंगा क्या करना चाहिए. फिर मैंने बैकएंड में ईओक्यू कैलकुलेट किया और मैंने उनको बताया इतनी बार ऑर्डर करो, और फिर कैलकुलेट करके बताऊंगा मैं उनको कि कितना सेविंग्स होगा उससे. देखो, क्लाइंट को खुशी तब मिलेगी जब उसका पैसा बचेगा. अपना सपना मनी मनी, सबके लिए, सब बिजनेसमैन के लिए एक ही है, अपना सपना मनी मनी. तो क्लाइंट विल बी हैप्पी व्हेन यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आर एबल टू सेव मनी फॉर हिम. उसके लिए पैसा बचाओ, वो तब खुश होगा. चलिए आइए बताते हैं अपन लोग उसको कैलकुलेट करके कि कितना पैसा अपन उसके लिए बचाने वाले हैं. चलो. Yes, finally Adi my boy has given the correct answer. Too many silly mistakes, not allowed. चलो कोई बात नहीं, यहां पे कर सकते हो, बट एग्जाम में डेयर यू डू दैट. सो ए दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, सीसी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बट दिया हुआ है. तो क्या है ये? ए मेरा 36,000, ओके. ओ 25 एंड इधर 20% ऑफ 1 एंड 20% ऑफ 1 तो 0.2.
Find the total annual cost of the existing inventory policy. Calculate how much money should be saved by economic order quantity. So EOQ आता कितना रहा है वो तो देखते हैं जरा. EOQ आ कितना रहा है वो तो देखें जरा. तो अपन बोलेंगे EOQ is equal to root of 2 into A into O divided by CC equal to root of 2 into 36,000 into O 25 divided by CC 0.2 equal to 2 into 36,000 into 25 divided by 0.2 का रूट. सो EOQ आ गया 3000 यूनिट्स. 3000 यूनिट्स. इतना क्लियर है. अब देखो, अब मेरे पास यहां पे दो सिस्टम है. एक जो प्रेजेंट सिस्टम है जो आप जैसा कोई नॉर्मल नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज कर रहा है, और दूसरा जो एक चार्टर्ड वाला सिस्टम होगा. सो चेंज्ड न्यू सिस्टम इसको अपन लोग बोलेंगे. अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट. चलो, सो प्रेजेंट सिस्टम में क्या है, 6 इंस्टॉलमेंट्स मतलब 6 टाइम्स ऑर्डर जा रहा है. EOQ में क्या होगा, EOQ में क्या होगा, 36,000 डिवाइड बाय 3,000 यूनिट पर ऑर्डर, मतलब 36,000 डिवाइड बाय 3,000 12 टाइम्स ऑर्डर जाएगा. 12 ऑर्डर्स जाएगा. चलो अब इस बेसिस पे एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए. सब देखते हैं किसमें कितना कॉस्ट आता है. सबसे पहला पॉइंट परचेस कॉस्ट होता है. अरे भाई साहब, परचेस कॉस्ट तो उतना ही रहना है ना. 1 रुपीज है मेरा परचेस कॉस्ट. अब वो मैं EOQ यूज करूं या नॉन EOQ रखूं या कोई भी सिस्टम रखूं, तो ये बेसिकली मेरा, क्या मैं इसको प्यार से EOQ सिस्टम बोल दूं और इसको मैं नॉन EOQ सिस्टम बोल दूं, तो भाई परचेस कॉस्ट तो उतना ही रहना है ना. तो आइडियली अगर परचेस कॉस्ट उतना ही रहना है, देन इन दैट केस मैं बोलूंगा कि भाई परचेस कॉस्ट तो उतना ही रहना है, तो वो नहीं भी कंप्यूट किया तो चलेगा, करो तो भी चलेगा. जिसने किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं भी करोगे तो भाई वो तो सेम ही है ना दोनों का. 36,000 तो उसमें कंपैरिजन का लिए कुछ हुआ ही नहीं. ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज होगा, कैरिंग कॉस्ट चेंज होगा. दैट इज वेयर द गेम विल चेंज. समझू गुडू. कुछ लोग बोल रहे हैं सर 2 मिनट और तो हमको करना है. चलो दिया. मनन बोल रहा है सर प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है, चलेगा, दौड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो इस बेसिस पे कुछ लोग शायद इतना नहीं सोच पाए थे, इधर तक नहीं पहुंच पाए थे. अब इधर से तो आप खींच पाओगे. संध्या का आंसर रॉन्ग था, समीर का आंसर रॉन्ग था, आदिमाय बॉय का रॉन्ग था, बट अब राइट हो गया है. जिन का रॉन्ग था, चलो मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूं, फटाफट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 2 मिनट दे रहा हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. इधर से सॉल्व करो. क्या कर रहे हो बोलो. चलो आगे बढ़ते हैं. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा आ गया तो बहुत अच्छी बात है. चलो, अगर मैं 6 ऑर्डर्स ही रखता हूं तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, देखो जरा. फॉर्मूला है एनुअल डिमांड, कितना है 36,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स. सॉरी, इधर नंबर ऑफ ऑर्डर्स अपने पास है ऑलरेडी. नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर. तो नंबर ऑफ ऑर्डर 6, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है 25 इक्वल टू ₹150. दूसरा, ऑर्डरिंग कॉस्ट यहां पे कितना आ जाएगा, 12 ऑर्डर्स है इंटू 25, सो 300. अच्छा जी, तो अभी तक
ऑर्डरिंग कॉस्ट में प्रेजेंट सिस्टम जीत रहा है भैया। ऑर्डरिंग कॉस्ट में प्रेजेंट सिस्टम जीत रहे भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कैरिंग कॉस्ट देखते हैं, कैरिंग कॉस्ट में कौन बाजी मारता है, बोलो। एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक यहां पे कितना आ जाएगा, एवरेज स्टॉक कितना आ जाएगा, तो देखो भाई टोटल 36,000 यूनिट्स है, 6 इंस्टॉलमेंट में मंगाता है। सो कहना इससे 6,000 का मेरा हर बार मैं 6,000 मंगा रहा हूं, दिस डिवाइड बाय 2, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। एंड यहां पे बहुत सारे लोगों का गलती हुआ ही होगा, तू मुझे ना बोलो ही मत। मल्टीप्लाई बाय 0.2, सो ये हो जाता है रुपीज, सो 6,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इक्वल टू ₹600। हुआ ही होगा इधर गलती 100%। हुआ है ना। यस यश रावल मनन, प्रेजेंटेशन लास्ट टाइम जैसा चलेगा, प्रेजेंटेशन ऐसा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। सो कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया मेरा, देखो याद रखना कैरिंग कॉस्ट के भाई मेरा एवरेज स्टॉक कितना, एवरेज स्टॉक। सो मेरा यहां पे हर बार मैं 6,000 यूनिट मंगा रहा हूं, क्योंकि 6 इंस्टॉलमेंट्स में 36,000 यूनिट्स मंगाना है, तो 6,000 एवरी टाइम मंगा रहा हूं, डिवाइड बाय 2 एवरेज लेना अपने को। यहां पे मैं हर बार कितना मंगा रहा हूं, यहां का कैरिंग कॉस्ट देखते हैं, हर बार मैं 3,000 मंगा रहा हूं, वो है मेरा ईओक्यू, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, सो 3,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 0.2, तो 300। हाँ भाई, सो टोटल कॉस्ट कितना आ गया, सो देखो मैं अभी भी बोल रहा हूं तुम लोग को 36,000 इंटू 1, जो परचेज कॉस्ट है वो तो दोनों में सेम ही रहना है, तो वो उससे कोई डिफरेंशिएट नहीं होने वाला है। सो इधर ओसी प्लस सीसी जो मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इधर मेरा 750, वो है इधर मेरा ₹750, एंड यहां पे है मेरा ₹600। तो अपन बोलेंगे कि देखो आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया है, तो आपके 150 रुपीज सेव हो गए। अब ऐसा सोचो कि सब नंबर्स इन करोड़ है, इन करोड़, तो आपके 150 करोड़ सेव हो जाएंगे। वाह वाह वाह, है कि नहीं। सो सेविंग्स ऑन यूजिंग ईओक्यू, $750 minus 600 equal to ₹150। एक नंबर ना भाई, अभी क्लियर है एवरीबॉडी। विद दिस क्वेश्चन नंबर 3 डन एंड डस्टेड, डन एंड डस्टेड। मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, 5 मार्क के लिए आ सकता है ना। हाँ हाँ सर, परचेज कॉस्ट भी लिया तो चलेगा, अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा, लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि परचेज कॉस्ट की वजह से कोई मेरे डिसीजन में फर्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए मैंने उतना एक स्टेप अवॉइड किया है। बट सर हमारे पास लाइफ में टाइम है, हम ले रहे, लो भाई, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल मार्क्स, आपको भी फुल मार्क्स, मेरे को भी फुल मार्क्स, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अरे बोलो जरा, ठीक है, ओके डन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। डन, 3 इज ऑल्सो डन। प्रश्न क्रमांक 4, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट। आ रहा हूं मैं 4 पे आ रहा हूं मैं, आ जाओ, चलो तुम लोग सब लोग आ जाओ, एक बार रीड मारो 4 को, कौन एवरीबॉडी स्टार्ट रीडिंग, 4 को रीड करो सब लोग।
रीड करो क्वेश्चन, रीड करो क्वेश्चन, रीड करो। हुआ रीड करके क्वेश्चन? आ गया रे वॉल्यूम, कहीं नहीं गया, इधर ही जाए, कहीं नहीं जाने वाला है मेरा वॉल्यूम। क्वेश्चन रीड करो। हुआ रीड करके? चलो अब मैं मेरे हिसाब से रीड करता हूं और बताता हूं, देखो। शाबाश, चलो। नाउ अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट, ये भी क्वेश्चन मॉड्यूल का ही है, आप लोग को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो, ये भी क्वेश्चन मॉड्यूल का ही है। Question number 4. A company manufactures a special product which requires a component alpha. ठीक है, अच्छी बात है। Which requires a component alpha. Annual demand, क्या बात है? A, कितना प्यार से दिया ना, A, मस्त। Ordering cost, O, carrying cost और cost per unit, क्या बात है? CC, सीसी इधर अपन लोग ब्रैकेट में कैलकुलेट कर देते, 400 इंटू 20%, विच इज इक्वल टू 80। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन परचेज ऑफ अल्फा, प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट, हैला, ये तो कभी सोचा ही नहीं हम लोग ने, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, ऑन परचेज ऑफ अल्फा प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम, कंप्यूट द ईओक्यू, वो तो 2 सेकंड में कर दूंगा मैं। स्टेट वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, और क्या है वो ट्विस्ट, वो मैं आप लोग के साथ पहले कुछ लिखवा के डिस्कस करना चाहूंगा। तो देखो, अभी अब पहले कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा लिखवा देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, जब आपको क्वांटिटी ऑर्डर करना है, जब आपको क्वांटिटी ऑर्डर करना है, व्हेन क्वांटिटी इज टू बी ऑर्डर्ड, व्हेन रॉ मटेरियल इज टू बी ऑर्डर्ड, आपके पास है ना 2 केसेस होंगे, आपके पास है ना 2 केसेस होंगे, केस 1, केस 2। आपके पास 2 केसेस होंगे, केस 1 एंड केस 2। केस 1 क्या बोलेगा आपको कि आपका परचेज कॉस्ट या बाइंग कॉस्ट प्लस जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है, प्लस आपका टोटल जो कैरिंग कॉस्ट है, ये तीनों ऐड करेंगे। बट इसमें से जो मेरा ये परचेज कॉस्ट है, जो मेरा ये परचेज कॉस्ट है, दिस इज इररेलेवेंट, दिस इज इररेलेवेंट if the price, if there is no discount on any purchase, if there is no discount, if there is no discount, तो फिर क्या होता है, ये जो मेरा परचेज कॉस्ट है वो इररेलेवेंट होता है। बट दूसरी ओर पे है मेरा केस 2, दूसरी ओर पे है मेरा केस 2। अब ये केस 2 क्या बोलता है कि अगर, ये केस 2 क्या बोलता है, जो अभी मेरा वाला क्वेश्चन है उसमें आ रहा है कि अगर मेरा जो परचेज कॉस्ट है उसमें अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो वो रेलेवेंट बन जाता है। सो रेलेवेंट if there is discount, if there is discount,
if there is discount. Again, plus total ordering cost plus total carrying cost. ये कंबाइन हो गया उसके बाद, समझे क्या तुम लोग? सो अब जो अपना सिचुएशन है उसमें अपने को क्या करना है, अपने को कंपेयर करना है केस 1 और केस 2 को. केस 1 को अपने को कंपेयर करना है कि अगर अपना ईओक्यू के हिसाब से जाए अपन तो क्या होगा, और केस 2 में वो डिस्काउंटेड वाले से जाए तो क्या होगा. सो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इज बेसिकली ऑफ दिस केस 2 काइंड ऑफ टाइप. केस 2 काइंड ऑफ टाइप, जहां पे परचेस कॉस्ट इज रेलेवेंट because there is no discount. Purchase cost is relevant because there is discount. है कि नहीं? अभी अंडरस्टैंडिंग? प्लीज कॉपी, ये कॉपी करो, फिर क्वेश्चन के ऊपर आएंगे. तो इसको अगर अपने को नाम देना है तो कहने से इसको बोल सकते हैं इवैल्यूएशन ऑफ डिस्काउंट ऑफर एंड ईओक्यू. इसको अपन बोल सकते हैं इवैल्यूएशन ऑफ डिस्काउंट ऑफर एंड ईओक्यू. ये केस 2 को आप नाम दे सकते हो इवैल्यूएशन ऑफ डिस्काउंट ऑफर एंड ईओक्यू. समझ गए? कॉपी. कॉपी. जैसे ही कॉपी हो जाए मेरे को बोलो, सो दैट आई कैन मूव ऑन. आप लोग को पूरा स्क्रीन दे देते हैं हम दिखाने के लिए, देखिए आराम से. ओके आदि, हाँ भाई चलो आ गया सब लोग का आंसर. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? सब लोग ने कॉपी कर लिया है तो अपन लोग अभी सोल्यूशन के ऊपर जा सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज नाउ गोइंग टू बी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू केस 2. केस 2 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो भी अपने को करना है. क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन वेरी लॉजिकल, मजा आएगा करने में. बट आप लोग मुझे कंफर्म तो करो सर हमारा लिख के हो गया है तो मैं आगे बढ़ू ना. चलो आदि मैं बो इज डन, भामिनी इज डन, अदर्स? Chalo, so on that note, let us start with our question number 4. Alright? Based on this important concept, let's get started guys. ठीक है? एग्जाम में आने का full scope है. These are the kind of questions which are asked in the examinations and yes, we should try that. ठीक है? चलो
अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट। तो देखो एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो यूजुअली 5 to 8 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन पहले आ चुका है। आई डोंट नो वापस से इंस्टीट्यूट ये पूछने वाला है कि नहीं, दैट ओनली टाइम विल टेल। चलो सो here it is question number 4 solution। करें स्टार्ट।